2008-10 का जो समय आया, उसके बाद फिर से कुछ चेंज हुए और अब एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। आज की अगर हम बात करें, इस समय की अगर हम बात करें, तो आज हम एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, जहां पर कोई एक अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है, बल्कि बहुत से अन्य देश भी वहां पर उभर करके सामने आ रहे हैं। ब्राजील हो, इंडिया हो, चाइना हो, ठीक है, रशिया है, अमेरिका है, तो ये बहुत सारे अलग अलग पोलर्स हो गए, शक्ति के केंद्र बन चुके हैं, और ये सारे शक्ति के केंद्र मिलकर के अंतरराष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण करते हैं। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था आज अस्तित्व में है। परिभाषा अगर लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल सा, एक शब्द है बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, एक वर्ड है जो क्या दर्शाता है? 21वीं सदी में, अब 21वीं सदी मतलब ठीक है, तो ये 21वीं सदी जो है, इस सदी में जितने भी देश और रीजन है, देश और क्षेत्र क्यों बोले? क्योंकि आज केवल देश ही मान्यता में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, आप बहुत से रीजन्स भी देखते हो, इंडो पैसिफिक रीजन, अटलांटिक रीजन, पैसिफिक रीजन, साउथ एशियन रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन, फार ईस्ट रीजन, हाँ, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, लैटिन अमेरिकन रीजन, नॉर्डिक कंट्रीज, ये रीजन्स हैं, अलग अलग रीजनल बहुत से संगठन हैं, और वो अपने आप में एग्जिस्टेंस में हैं, ठीक है। तो उस आधार पे हमने क्षेत्रों शब्द का भी प्रयोग किया। तो एक शब्द जो 21वीं सदी में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच संयोग और संवाद के नए रूपों के उद्भव को संदर्भित करता है। मतलब आज दो देशों के बीच में बातचीत केवल पॉलिटिकल, किसी पूंजीवादी या साम्यवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए नहीं है, जो कि बहुत लंबे समय तक कोल्ड वॉर में चला। आज ये चीज उससे बाहर निकल करके वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के मुद्दे, क्योंकि आप देख रहे हो अब धीरे धीरे देश टैरिफ्स लगा करके टैरिफ वार में घुस रहे हैं, तो मतलब संरक्षणवाद को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर एक देश क्या कोशिश कर रहा है कि यार मेरा व्यापार में डोमिनेंस रहे, मैं अपने यहां से इंडिजीनियसली चीजों को प्रोडक्शन करूं, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं, क्योंकि वैश्विक व्यापार तो क्या है? नियत है, जितना है उतना ही होगा, जितनी खपत होनी है उतनी ही होगी। अब उस खपत में से आप कितना हिस्सा आपके यहां से प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन ले पाएगा, वही लड़ाई यहां पर है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जब आया था, तो उसके आने का मूल कारण क्या था? उस कालखंड में भारत जैसे देशों के पास वैश्विक व्यापार का 22 से 24% हिस्सा रहा करता था। मतलब भारत वैश्विक व्यापार का 1/4 हिस्से को एक्वायर करके बैठा था, और उसको तोड़ना था, और उसको तोड़ने के लिए फिर उन्होंने एक नई व्यवस्था अपनाई, ठीक है, उन्होंने औद्योगिकरण किया अपना, और उस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जब उनके यहां से उत्पाद सस्ते हुए, तो उन सस्ते उत्पादों को, क्योंकि क्वालिटी में तो वो अच्छे नहीं थे, तो जब चीज क्वालिटी में अच्छी नहीं हो और फिर भी किसी को खिलानी हो, तो वो डंडे के जोर पे होता है। तो उन्होंने फूट डालो राज करो और बाकी चीजों के माध्यम से जो भारत की जमी जमाई व्यवस्थाएं थी, मतलब भारत क्या करता था, बिचौलिए के रूप में बीच में बैठ करके, और फार ईस्ट से, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर से जो उत्पादन होते थे, जो उस समय की डिमांड्स थी, मसाले, उन मसालों को जब वो आते तो रास्ते में उनको बोलते कि रुको, यहाँ आओ और चुंगी दो, हम बीच में बैठे हैं। और जब वो चुंगी यहाँ देते, तो फिर उसके बाद में वो सामान कहाँ जाता? आगे। उसके बदले में बड़ी मात्रा में सोना चांदी और ये सारा, और भारत चूंकि वस्त्रों का उत्पादक बहुत अच्छा था, तो उसमें भी भारत मुनाफा कमाता। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए, चूंकि मसाले तो ये पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास में वो क्लाइमेट नहीं था यूरोपियन क्षेत्र में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वस्त्र उत्पादन पर फोकस किया, कच्चा माल भी हमसे लिया डंडे के जोर पे, बेचा भी हमको डंडे के जोर पे, और इस तरह से जो बीच का मुनाफा था पूरा वो इन्होंने कमाया। जैसे चाय का उत्पादन चीन में होता था, वहां से चाय लेना और अमेरिका को जाकर के बेचना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूरोप ने की, और धीरे धीरे एशिया, जो कि किसी समय वैश्विक व्यापार का एक केंद्र था, वो सरक करके कहां चला गया? यूरोप में। और यूरोप केंद्रित विश्व जो है वो फिर वहां पर आया। तो जो पहले एशिया केंद्रित था वो यूरोप केंद्रित हो गया था, और एक समय में ब्रिटेन विश्व में महाशक्ति बनकर के उभरा।
हाँ, जिसमें कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। फिर वहां से जब जर्मनी और बाकी व्यवस्थाएं उभरी, तो उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाते हुए चैलेंज किया यूरोप को, और फिर वही वैश्विक युद्धों वाली स्थिति देखने को मिली। और युद्ध में जब सब लड़ लड़ा के बर्बाद हो गए, तो फिर अमेरिका निकला, क्योंकि अमेरिका ने अपनी धरती पे एक भी युद्ध नहीं लड़ा। पर्ल हार्बर की घटना को छोड़ दे तो उसके अलावा कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। पर्ल हार्बर मतलब जापान ने पर्ल हार्बर नामक उसके बंदरगाह पे आक्रमण किया था पनडुब्बियों से। उसके अलावा पूरे युद्ध कहां लड़े गए? एशिया और यूरोप में, मतलब यूरेशिया में। ठीक है, तो ये स्थितियां वहां पर हुई। तो अमेरिका के पास चूंकि पैसा भी था और उसको नुकसान भी इतने नहीं हुए थे, तो फिर उसने उनको पैसा दिया, पैसा देकर यूरोपीय देशों को सबको अपने अधीन किया, और फिर अपनी पूंजीवादी नीति को प्रसारित करना शुरू किया। तो रिसोर्सेज, संसाधनों पर कब्जा और ये सारी चीजें आज का नहीं है, ये पहले से ही चलता है। तो ये है वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और बाकी मुद्दों से जो चुनौतियां और जो अवसर आ रहे हैं, उन पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं देशों की है, वो सारी चीजें इस नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। और इन चर्चाओं के माध्यम से ये क्या प्रयास करते हैं कि इन सारे मुद्दों पर हमें क्या कार्रवाई करनी है और क्या समाधान निकालना है। और ये निर्णय अब कोई एक देश नहीं ले सकता, अब ये निर्णय लेने का काम बहुत सारे देश मिलकर के करते हैं। तो यही है नई वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था। 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा आ जाएगा आपको कि वर्तमान समय का जो बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था है वो क्या है। अब मुद्दा आता है यहां के बाद में कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो 2 3 4 विशेषताएं तो आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने कुछ बोल्ड कर रखा है, कुछ वर्ड्स को वो बोल्ड मैंने इसीलिए कर रखे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि उन बिंदुओं को हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात तो हो रही है कि मौजूदा जो बहुपक्षीय संस्थान है उनका विस्तार हो रहा है और उनका विविधीकरण हो रहा है। विस्तार का मतलब होता है नए देश जुड़ना। मतलब आज जो हमारे पास में संस्थान है, मौजूदा संस्थान क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र है, आईएमएफ है और विश्व बैंक है। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार ये चर्चाएं अखबारों में आपको देखने को मिलती होगी कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता चाहता है, और भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता चाहते हैं। ब्राजील बोलता है मुझे भी ले लो, फिर दूसरा एक देश निकल करके आता है, वो दक्षिण कोरिया बोलता है मुझे भी ले लो, तो मैं भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाऊं। मतलब सदस्य तो है, कौन सा सदस्य? स्थायी सदस्य। तो जो 5 P5 देश हैं, पावरफुल 5, जो 5 जिनके पास वीटो पावर है, जो किसी भी आदेश को निरस्त करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी मुद्दे पर प्रस्ताव को खत्म कर सकते हैं, उन देशों के अंदर ये सम्मिलित होना चाहते हैं। लेकिन वो P5 हमेशा क्या चाहते हैं कि कोई दूसरा घुसे ही ना, वही लड़ाई उसी चीज की है ना, तो वो नहीं चाहते। तो यहां पर आज क्या हो रहा है? आज इन देशों में एक तो विस्तार की व्यवस्था देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार डिमांड हो रही है, और दूसरा विविधीकरण हो रहा है। मतलब अब जो है अलग अलग सेक्टर से अन्य देशों को भी मौका दिया जाए। तो पहले जहां पूंजीवादी सोच वाले या विकसित देशों को ही मौका मिलता था, वहां अब विकासशील देश भी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। तो एक तो पहला बिंदु ये हो गया। ठीक है, इसमें विकासशील दुनिया और वैश्विक दक्षिण से अधिक पहल और दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि ये बात कौन कर रहा है, ये मांग कौन कर रहा है? या तो विकासशील दुनिया, 2 तरह की दुनिया है ना हमारे विश्व में, एक तो विकसित दुनिया, एक विकासशील दुनिया, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट क्या है? 2 कंसेप्ट है आपके, एक है ईस्ट वेस्ट कंसेप्ट और एक है नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट कंसेप्ट जो था वो वैचारिक था, मतलब सोवियत यूनियन ईस्ट, अमेरिका एंड अलाइज वेस्ट। तो पहले ईस्ट वेस्ट कंसेप्ट चलता था जब तक कोल्ड वॉर था। आज कौन सा चल रहा है? नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट चल रहा है। प्रश्न आपके यही तो आया कि हमें नॉर्थ के साथ जाना चाहिए या फिर साउथ के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण ज्यादा पहल कौन कर रहा है इनके विस्तार के लिए? ये साउथ। क्योंकि साउथ कहता है कि अब आज हम भी मजबूत हो रहे हैं, आज हम भी उस स्तर पे पहुंच रहे हैं, तो हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो, बताओ।
नहीं चाहेंगे, लेकिन इसीलिए तो लगातार भारत प्रयास तो करता रहेगा। बट इसके लिए क्या मतलब कि क्या फायदे? संयुक्त राष्ट्र बढ़ेंगे तब बताऊंगा डिटेल में ना। उसमें क्या है कि जब तक वो पांचों देश सहमत नहीं होंगे ना, तब तक तो कोई देश इसका सदस्य बन ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत से संगठन, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, यूरोप संघ जैसे नए क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण। अब आप देखो ब्रिक्स कब आया अस्तित्व में? 21वीं सदी में। क्वाड कब आया? 21वीं सदी में। I2U2 कब आया? 21वीं सदी में। SCO कब आया? तो बहुत सारे नए रीजनल नए संगठन, मतलब एक और जहां पहले से स्थापित संगठनों में विस्तार की बात की जा रही है, वहीं पर रीजनल स्तर पर आपस में मिलकर के यूनिटी दिखाते हुए कई स्थानीय संगठनों की या क्षेत्रीय संगठनों की भी स्थापना की जा रही है। तो दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है? क्षेत्रीय संगठन जो उस रीजन में सिक्योरिटी, रीजन में डेवलपमेंट, रीजन में कनेक्टिविटी, रीजन में कल्चरल एक्टिविटीज और बाकी सब चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे सार्क, जैसे आसियान। तो ये सारे संगठन क्या है? ये सारे के सारे संगठन पोस्ट कोल्ड वार एरा की ही देन है, और ये इस वर्तमान की बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की विशेषता भी है। फिर देखो अनौपचारिक नेटवर्क और पहल का उद्भव, जैसे बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन, G20 और क्वाड, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे विशिष्ट मुद्दों या चुनौतियों का समाधान चाहते हैं। इसका मतलब है क्वाड क्यों लाया गया? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद 2008 के जो ये जो वैश्विक मंदी थी उसके बाद में 4 देशों ने मिलकर के इसे स्थापित करने की बात कही। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके चारों के, अच्छा उस समय ये स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन 2017 के बाद से फिर से इसमें बात होना शुरू हुई, और अब आज क्वाड्रिलेटरल डायलॉग एक संगठन के रूप में काम कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? हिंद प्रशांत, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को मिलाकर के जो एरिया है, उस एरिया में सुरक्षा, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और बाकी कई मुद्दों पर बातचीत इसमें की जाती है। हालांकि एक दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि इस संगठन की स्थापना इस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए की गई है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण तो डेफिनेट, चीन बोलता है कि ये संगठन जानबूझ करके बनाया गया ताकि काउंटर किया जा सके चीन को, जबकि जब ये लोग बोलते थे, बोलते हैं हम केवल यहाँ पर आर्थिक, सांस्कृतिक और मेनली आर्थिक, इकोनॉमिकल हमारे जो उद्देश्य हैं उनके लिए और इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थापित करने के लिए हम बने। ठीक है, तो ऐसे नए संगठन या अनौपचारिक नेटवर्क, मतलब ये कोई स्पष्ट संगठन नहीं है, ये एक तरफ तो इनका जो कहना है वो अलग है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो एक्टिविटीज है वो अलग है। तो अनौपचारिक रूप से ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। और चौथा, दुनिया की बहुध्रुवीय वास्तविकता को मान्यता। तो कई मामलों में कई बार पिछले कुछ सम्मेलनों के दौरान बहुत से जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय या फिर 2 ध्रुवीय विश्व से बहुध्रुवीय विश्व की तरफ आगे बढ़ चुकी है। तो इसको मान्यता भी अब मिल चुकी है। इसका मतलब अब कोई भी देश या गुट हावी नहीं हो सकता है वैश्विक एजेंडे में। अमेरिका अकेला नहीं चाह सकता कि मैं खुद अपना सब काम करूं। अब यहाँ पर पारस्परिक लाभ खोजने के लिए बातचीत में शामिल होना ही पड़ता है, बातचीत करनी पड़ेगी बाकी स्टेक होल्डर्स से भी। अब यूक्रेन के मुद्दे पे अकेला अमेरिका जाके बोल दे कि मैं अपनी सेना ले जाके हमला कर दूं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं आज के इस बहुध्रुवीय व्यवस्था की।